नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड के हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। टुंडी विधानसभा सीट के लिए बीजेपी ने किया उम्मीदवारों का ऐलान, तो वहीं आजसू और जेडीयू को लगा झटका। दरअसल आपको बता दूं, लंबे समय तक होल्ड पर रखने के बाद भाजपा ने आखिरकार टुंडी विधानसभा सीट से अपने प्रत्याशी की घोषणा सोमवार को कर दी है। पार्टी ने तोपचांची से जिला परिषद सदस्य विकास कुमार महतो को इस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया है। भाजपा ने यह सीट ना तो आजसू पार्टी को दिया और ना ही जेडीयू को। दोनों दल इस सीट को लेकर दावा कर रहे थे। आजसू पार्टी 10 सीटों के अलावा टुंडी सीट को लेकर भी भाजपा पर दबाव बनाई हुई थी। बताया जाता है कि पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो सिल्ली विधानसभा सीट के अलावा इस सीट से भी चुनाव लड़ना चाहते थे। इस पर भाजपा तैयार नहीं हुई। अब एनडीए गठबंधन के तहत 10 सीटों पर ही आजसू के प्रत्याशी होंगे और इधर जेडीयू को भी इंतजार था कि यह सीट उसे मिल सकती है। राज्यसभा सदस्य सब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो का कहना था कि भाजपा ने इस सीट पर अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। ऐसे में जमशेदपुर पश्चिमी तथा तमाड़ के अलावा कम से कम यह सीट उसकी पार्टी को जरूर मिलेगी। कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की तीसरी सूची। दरअसल आपको बता दूं, कांग्रेस ने झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए अपनी तीसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें बोकारो विधानसभा सीट से श्वेता सिंह और धनबाद विधानसभा सीट से अजय दुबे को चुनाव मैदान में उतारा है। इससे पहले 21 अक्टूबर को कांग्रेस ने 21 विधानसभा सीटों के लिए अपनी पहली सूची जारी की थी और 24 अक्टूबर को 7 विधानसभा सीटों के लिए दूसरी सूची जारी की थी। अब तक कांग्रेस ने झारखंड की 30 विधानसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। आइए एक नजर में जाने की झारखंड के किस विधानसभा सीट से कांग्रेस के कौन कौन है उम्मीदवार। जामताड़ा से डॉक्टर इरफान अंसारी, जरमुंडी से बादल पत्रलेख, पोड़ियाहाट से प्रदीप यादव, महागामा से दीपिका पांडे सिंह, बड़का गांव से अंबा प्रसाद, रामगढ़ से ममता देवी, मांडू से जयप्रकाश भाई पटेल, हजारीबाग से मुन्ना सिंह, बेरमो से कुमार जयमंगल, झरिया से पूर्णिमा नीरज सिंह, बागमारा से जलेश्वर महतो, जमशेदपुर पूर्वी से डॉक्टर अजय कुमार, जमशेदपुर पश्चिमी से बन्ना गुप्ता, जगन्नाथपुर से सोनेलाल सिंकू, खिजरी से राजेश कश्यप, हटिया से अजय नाथ सहदेव, मांडर से शिल्पी नेहा तिर्की, सिमडेगा से भूषम बाड़ा, कोलीबेरा से नमन विक्सल कोंगारी, लोहरदगा से रामेश्वर उराव, मानिका से रामचंद्र सिंह, पाकुड़ से निशत आलम, बरी से अरुण साहू, विश्रामपुर से सुधीर चंद्रवंशी, पांकी से लालू सूरज, छतरपुर से राधा कृष्ण किशोर, कांके से सुरेश बेटा, डाल्टनगंज से KN त्रिपाठी, बोकारो से श्वेता तिवारी, धनबाद से अजय सिंह शामिल है। बरात में पसरा मातम। प्लामू में भीषण एक्सीडेंट में 4 की मौत तो वहीं 3 घायल। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के प्लामू जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक गांव में उस समय मातम छा गया जब खबर आई कि एक वाहन का एक्सीडेंट हो गया है और इसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। प्लामू जिले के मनातू प्रखंड के उरर जंगल में बारात जा रही स्कॉर्पियो दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 4 व्यक्तियों की मौत हो गई है जबकि 3 अन्य घायल हो गए हैं। इस घटना के बाद खुशियां मातम में बदल गया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। इस मामले की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी निर्मल उराव दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीनगर सदर अस्पताल भेज दिया गया। बारात बिहार के गया जिले के चिकरबंदा गांव से लेसलीगंज आ रही थी। बुधवार रात लगभग 9 बजे की ये घटना है। तो वही मृत व्यक्तियों में दूल्हे के रिश्तेदार जावेद अंसारी, आसिन अंसारी और 2 अन्य शामिल है। सभी मृतक की उम्र लगभग 50 वर्ष से 55 वर्ष बताई जा रही है। शादी की खुशियां के माहौल में यह घटना मातम का कारण बन गई। घायलों को इलाज के लिए MRMCH भेज दिया गया है। घटना के बाद पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। कोयल नदी में 3 छात्र डूबे, 1 की बची जान तो वहीं 2 लापता। दरअसल आपको बता दूं, लोहरदगा जिले के सेना थाना क्षेत्र में कोयल नदी में 3 बच्चे डूब गए हैं, वहीं 1 बच्चे को बचा लिया गया है। इस घटना के बाद इलाके के लोगों ने पुलिस को खबर दी। फिलहाल बच्चों की तलाश में राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। आपको बता दूं कि लोहरदगा शहरी क्षेत्र के 4 बच्चे कोयल नदी में नहाने गए थे। इस दौरान 3 बच्चे कोयल नदी में नहाने के दौरान बालू में फंसकर डूब गए। बच्चों की तलाश के लिए भारी पैमाने पर राहत व बचाव कार्य चलाया जा रहा है। घटना सेना थाना क्षेत्र के भटगांव नालंदा फार्म हाउस पीछे कोयल नदी की है। जानकारी के मुताबिक डूबने वाले सभी छात्र 11वीं के छात्र हैं। घटना के एक प्रत्यक्षदर्शी बुधन उराव ने ग्रामीणों को इसकी खबर दी। डूबने वाले 2 बच्चे की पहचान हो गई है। इनमें नीलकंठ माली जो कि लोहरदगा के बरवाटोली का रहने वाला है, जबकि दूसरा का नाम नवीनतम भगत है। बताया जा रहा है कि चारों बच्चे लोहरदगा के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल का गेट बंद होने के कारण चारों स्कूटी में सवार होकर कोयल नदी नहाने गए थे। नहाने के दौरान नदी में बालू निकालने के लिए बने भंवर में फंसकर डूब गए, जबकि एक छात्र को बचा लिया गया है। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर बैग से मिले 1.57 करोड़ के आभूषण, हीरा, सोना। दंग रह गए अधिकारी।
दरअसल आपको बता दूं, जमशेदपुर टाटानगर रेलवे स्टेशन से रविवार को पकड़ा युवक के पास से 1,57,79,614 रुपए का सोना, चांदी, प्लेटिनम और हीरा बरामद किया गया है। वह युवक जमशेदपुर के ही जुगसलाई के गौशाला नाला रोड के राजकुमारी अपार्टमेंट के पीछे का रहने वाला है। उससे पहले आरपीएफ ने पूछताछ की, उसके बाद चुनाव पदाधिकारियों ने उनसे पूछताछ की है। जमशेदपुर जिला प्रशासन चुनाव के एंगल से मामले की जांच कर रही है। जांच के लिए आयकर विभाग की टीम भी पहुंच गई है। आपको बता दें कि 26 अक्टूबर तड़के करीब 3 बजे जुगसलाई निवासी युवक टाटानगर रेलवे स्टेशन पर क्रिया योग एक्सप्रेस ट्रेन से कई सारे सामान लेकर उतरा। सुबह करीब 3:10 पर आरपीएफ के गश्ती दल ने देखा कि एक व्यक्ति अलग अलग साइज के पार्सल पैकेट लेकर प्लेटफॉर्म नंबर 1 से स्टेशन पर लगे सारे सुरक्षा उपकरणों और तैनात आरपीएफ के पुलिस कर्मियों से बचते हुए बाहर निकल रहा है। जिसके बाद पैकेट की तलाशी ली गई, जिसमें सोना 1,444.466 ग्राम मिला है, जिसकी कीमत 1,14,11,346 रुपये है। वहीं चांदी 51,000 ग्राम मिला है, जिसकी कीमत करीब 31,82,400 रुपये है। वहीं प्लेटिनम 99.63 ग्राम मिला है, जिसकी कीमत 2,77,968 रुपये है और हीरा 4.9 ग्राम मिला है, जिसकी कीमत 9,79,000 रुपये है। सभी सामान का मूल्य 1,57,79,614 रुपये बताया गया है। झारखंड के चुनावी रण में बटेंगे तो कटेंगे की एंट्री, बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने। दरअसल आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर झारखंड में सियासत गर्म हो गई है। चुनावी सरगर्मी के बीच उत्तर प्रदेश से चलकर आया यह बयान आग में घी डालने जैसा काम किया है। योगी आदित्यनाथ के इस बयान को प्रदेश भाजपा ने जहां स्वागत किया है, तो वहीं कांग्रेस इसकी जमकर आलोचना कर रही है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अनिमेश कुमार सिंह ने इसे व्यापक बताते हुए कहा है कि समाज में यह दूर तक जाने वाला विषय है। सबसे बड़ी बात यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी समर्थन दिया है और इसके पीछे मकसद यह है कि समाज को एकजुट करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बटेंगे तो कटेंगे, देश की सभी जातियों समुदायों को एकजुट होना होगा, तभी राष्ट्र निर्माण का संकल्प जो कि भारतीय जनता पार्टी ने दोहराया है वह पूरा होगा। जिसके बाद अब कांग्रेस नेता ने साफ शब्दों में कहा है कि झारखंड के चुनाव में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा और झारखंड की जनता यह जानती है कि भाजपा की मंशा क्या है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री से लेकर भाजपा के बड़े नेताओं ने अनडगल बयान देकर गुमराह करने की कोशिश की थी, जिसके बाद झारखंड की जनता ने ठुकरा दिया। आपको बता दूं कि 26 अगस्त सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा में एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए मंच से यह भाषण दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना बांग्लादेश में भी हालात क्या चल रही है, वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। सीएम योगी के इस बयान को लेकर देश भर में सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ है। इरफान अंसारी हो या कोई और, अपनी ही पार्टी के नेता पर भड़की अलका अंबा, एक्शन की मांग। दरअसल आपको बता दूं, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की प्रमुख अलका अंबा ने अपने पार्टी के नेता और झारखंड सरकार में मंत्री इरफान अंसारी के भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की नेता सीता सोरेन के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी किए जाने की सोमवार को निंदा की और कानूनी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा है कि महिला विरोधी अपराधों को लेकर कांग्रेस की सरकार में सख्त कानून बने हैं और अपराध को अपराध के नजरिए से ही देखा जाना चाहिए। भाजपा की नेता और जामताड़ा विधानसभा सीट से उम्मीदवार सीता सोरेन इरफान अंसारी की कथित अपमानजनक टिप्पणियों के बारे में बात करते हुए रविवार को रो पड़ी थी। इसी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार इरफान अंसारी ने गत गुरुवार को नामांकन दाखिल करने के बाद सोरेन के बारे में कथित तौर पर अपमानजनक बयान दिया था। इरफान अंसारी की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर अलका अंबा ने संवाददाताओं से कहा है कि पार्टी के भीतर का आदमी हो या बाहर का आदमी हो, अपराध को अपराध के नजरिए से ही देखा जाना चाहिए। अगर आपने मौखिक रूप से कुछ कहा है, शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाया है, हर तरीके का कानून निर्भया की घटना के बाद कांग्रेस की सरकार में बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम इस टिप्पणी का कभी समर्थन नहीं करेंगे, चाहे वह इरफान अंसारी हो, महिला किसी पार्टी का हो। हम इसकी विरोध करते हैं, इसका निंदा करते हैं और इस पर कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई और सजा सुनिश्चित होनी चाहिए। गोड्डा में गरजे तेजस्वी और हेमंत, कहा झारखंड सरकार को गिराना चाहती थी भाजपा की केंद्र सरकार। दरअसल आपको बता दूं, इंडिया ब्लॉक से राजद प्रत्याशी संजय यादव के समर्थन में सोमवार को सिकटिया में नामांकन सभा आयोजित की गई, जिसमें बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। इस दौरान तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार और भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र की फिरका परस्त भाजपा सरकार झारखंड की सरकार को गिराना चाहती थी, लेकिन गठबंधन की सरकार गिर नहीं पाई। तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार लालू प्रसाद यादव को झुकाना चाहती है, लेकिन ना लालू प्रसाद यादव भाजपाइयों के सामने कभी झुका है और ना ही कभी झुकने वाला है। जिसके
बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि आज झारखंड में अमन चैन है और राज्य में सभी जाति धर्म के लोग आपस में एकजुट होकर रह रहे हैं, लेकिन ये केंद्र की भाजपा सरकार उनके बीच आपसी मतभेद पैदा कर लड़ाई झगड़ा करवाना चाहती है और उन्हें बांटना चाहती है। ऐसे में वे चाहेंगे कि फिर से झारखंड में महागठबंधन की सरकार बने और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने, जिससे आम लोग और गरीब गुरबों के जीवन में खूब सारी खुशियां आए। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड में आज सभी माताओं बहनों को मैया सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है, किसानों का ऋण माफ किया गया है, 200 यूनिट फ्री बिजली कर दी गई है। उन्होंने कहा कि अगर आचार संहिता लागू नहीं होता तो युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार भी मिल जाता। दीपावली में 2 घंटे ही फोड़ सकेंगे पटाखे, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस जिले में लागू किए कड़े नियम। दरअसल आपको बता दूं, दीपावली, छठ पर्व और गुरु पर्व के दौरान अब केवल 2 घंटे ही आतिशबाजी यानी कि पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी। क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए समय सीमा और भी कम कर दी गई है, जिसमें मात्र 35 मिनट तक की आतिशबाजी अनुमति होगी। देवघर डीसी विशाल सागर ने यह जानकारी जिलेवासियों को दे दी है। डीसी विशाल सागर ने कहा है कि झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस बार आतिशबाजी यानी कि पटाखे फोड़ने को लेकर कड़े नियम लागू किए हैं। नियमों का सख्ती से अनुपालन करवाकर हर जिले में प्रदूषण के खतरे को कम करना सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए लोगों से अपील की कि दीपावली और गुरु पर्व पर रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी और वहीं छठ पर्व के दिन सुबह 6 बजे से 8 बजे तक ही आतिशबाजी करें यानी कि पटाखे फोड़े। वहीं क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए रात को मात्र 35 मिनट ही आतिशबाजी करने की अनुमति दी गई है। वहीं उसने कहा है कि अपने अपने क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण को कम करने में अपना सहयोग दें। नए साल की पूर्व संध्या पर उन्हें रात 11:55 से रात 12:30 तक ही आतिशबाजी करने की अनुमति दी गई है। हेमंत सोरेन ने भाजपा के इस नेता को बताया तानाशाह, रोटी माटी बेटी पर दे डाली बड़ी चुनौती। दरअसल आपको बता दूं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को एक्स पर पोस्ट के जरिए भाजपा की तगड़ी घेराबंदी की। उन्होंने कहा कि झारखंड में मुद्दे बहुत हैं, लेकिन उन्हें पता है कि ये तानाशाह इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। भाजपा को 11 साल देश में सिर्फ मित्रों को आगे बढ़ाने के बाद आज उन्हें रोटी बेटी माटी की याद आई है। उन्होंने कहा कि आम झारखंडी हमारे प्रति जो भरोसा जता रहे हैं उसके लिए वह शुक्रगुजार है। वह सभी को यह भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आगे और तीव्र गति से कार्य करेंगे। हर एक झारखंडी के सर्वांगीण विकास के लिए हर जरूरी कार्य वह करेंगे। हेमंत सोरेन ने सवाल किया है कि अगर रोटी बेटी माटी की है पुकार, फिर क्यों 11 साल से गरीबों को भाजपा सरकार लूट रही है? जब रोटी बेटी माटी की बात है तो दलितों, आदिवासियों पर अत्याचार और पिछड़े शोषण का शिकार क्यों होते हैं? उन्होंने कहा कि झारखंड के 1.36 लाख करोड़ की बात क्यों नहीं होते हैं और सरना धर्म कोड पर ये बातें क्यों नहीं करते हैं? मुद्दे तो बहुत है, लेकिन मुझे पता है कि ये तानाशाह इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। रागिनी सिंह ने किया नामांकन, धनबाद के झरिया विधानसभा से बीजेपी के हैं उम्मीदवार। दरअसल आपको बता दूं, झरिया से बीजेपी उम्मीदवार और सिंह मेंशन की बहू रानी रागिनी सिंह अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। रागिनी सिंह ने कहा कि माता रानी की कृपा रही तो दो खुशी मिल सकती है, एक तो चुनावी जीत और दूसरी खुशी पति संजीव सिंह की बेल की है। रागिनी सिंह ने सूबे की वर्तमान सरकार पर अकांत तक भ्रष्टाचार में डूबे होने का आरोप लगाया है। उन्होंने मीडिया से कहा है कि आप खुद बताइए कि 5 सालों में झरिया में विकास की क्या काम हुई है। गौरतलब है कि धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज हत्या के मामले में पूर्व विधायक संजीव सिंह जेल में बंद है। उनके बेल पर झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा फैसला सुनाया जाना है। सदन रहे हैं कि 21 मार्च 2017 को धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें झरिया के तत्कालीन बीजेपी विधायक और नीरज सिंह के चचेरे भाई संजीव सिंह को हत्या का आरोपी बनाया गया था। उस मामले में संजीव सिंह के अलावा लगभग सभी आरोपियों को झारखंड उच्च न्यायालय से बेल मिल चुकी है, जिसको आधार बनाते हुए संजीव सिंह के वकील ने उच्च न्यायालय से संजीव सिंह को बेल दिए जाने की मांग की है। हाईकोर्ट के नए रजिस्ट्रार जनरल बने मनोज प्रसाद। दरअसल आपको बता दूं, विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल सहित कई न्यायिक पदाधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। आपको बता दूं कि मनोज प्रसाद को झारखंड हाईकोर्ट का नया रजिस्ट्रार जनरल बनाया गया है। इससे पहले मनोज प्रसाद न्यायिक एकेडमी के निदेशक के पद पर कार्यरत थे। इस संबंध में हाईकोर्ट की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार धनबाद के पीडीजे राम शर्मा को रजिस्ट्रार प्रशासन बनाया गया है। हजारीबाग के पीडीजे सत्य प्रकाश सिन्हा को रजिस्ट्रार स्थापना और वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल निकेश कुमार सिन्हा को रजिस्ट्रार न्यायिक के पद पर स्थानांतरित किया गया है। रजिस्ट्रार स्थापना कौशल किशोर झा 2 को चीफ जस्टिस का ओएसडी बनाया गया है। यह अधिसूचना 5 नवंबर से प्रभावी होगा।